बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नाम के एक राज्य पर राजा वीर सिंह का शासन था। एक दिन राजा ने अपने विश्वसनीय मंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरे मन में कई प्रश्न घूम रहे हैं, लेकिन मैं उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ ही नहीं पा रहा हूं। मंत्री ने विनम्रता से पूछा, अरे महाराज, तो इसमें हैरानी कैसी? आप जल्दी से हमें बताइए, आपके मन में ऐसा क्या प्रश्न चल रहा है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री जी, मेरा प्रश्न यही है कि मछली जल में रहती है, लेकिन पानी कब पीती है? राजा का यह प्रश्न सुनकर मंत्री और दरबार के अन्य लोग चौंक गए। मंत्री ने कहा, लेकिन महाराज, ये कैसा सवाल है? आखिर कोई व्यक्ति ये कैसे बता सकता है कि मछली पानी में रहकर पानी कब पीती है? राजा ने दृढ़ता से कहा, नहीं मंत्री जी, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। जाओ और पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो, यदि कोई भी व्यक्ति इसका जवाब दे दे तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। राजा का आदेश होते ही सैनिक पूरे राज्य में घोषणा करने लगते हैं, सुनो सुनो, राजा का आदेश है, यदि कोई भी व्यक्ति राजा के प्रश्न का उत्तर दे दे तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे, और यदि राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो राजा उसे कारागार में डाल देंगे। राज्य के लोग इस घोषणा को सुनकर उत्साहित हो उठे। एक व्यक्ति ने कहा, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा मौका है खुद को अमीर बनाने का। आखिर मैं भी चलकर देखता हूं कि राजा क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। राजा की ये घोषणा सुनकर राज्य के कई लोग राज दरबार में पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा, अरे भाई, क्या आप भी राजा का सवाल बताने के लिए आए हैं? दूसरे ने जवाब दिया, हां, मैं भी राजा का सवाल जानना चाहता हूं। दरबार में प्रवेश करते हुए सैनिक ने कहा, तो ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता, राजा क्रोधित होकर कहता, यदि प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो अपने आप को विद्वान कहते हो। सैनिकों, इसको कारागार में डाल दो। राजा ने सभी से कहा, मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, उससे पहले आपको मेरी शर्त से भली भांति परिचित होना आवश्यक है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं आपकी शर्त से भली भांति परिचित हूं। बोलिए महाराज, आपका क्या सवाल है? राजा ने दोहराया, मेरा यही सवाल है कि मछली पानी के अंदर रहती है, लेकिन वो पानी कब पीती है? उस व्यक्ति ने कहा, अरे महाराज, ये कैसा सवाल है? आखिर ये कोई कैसे बता सकता है? महाराज, आपका ये सवाल उचित नहीं है। राजा भड़क उठे, क्या बोला? ये सवाल उचित नहीं है, एक राजा की बात की निंदा कर रहा है। सैनिकों, इस दुष्ट को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। कई लोग असफल हो चुके थे। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आखिर कोई भी व्यक्ति हमारे इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, क्या बताओ, यह सवाल ही इतना विचित्र है कि कोई व्यक्ति इसका उत्तर दे सके। राजा ने कहा, मंत्री जी, अब तो एक ही व्यक्ति इस सवाल का जवाब दे सकता है। मंत्री ने पूछा, बोलिए महाराज, वो कौन है? हम अभी उस व्यक्ति को बुलाकर लाते हैं। राजा ने कहा, मंत्री जी, उस व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति हमारे पास ही मौजूद है। मंत्री जी, वो व्यक्ति कोई और नहीं, आप ही हैं। मंत्री स्तब्ध रह गए। लेकिन महाराज, मैं इस सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूं? राजा ने धमकाते हुए कहा, मंत्री जी, अब तो आपको ही इस सवाल का जवाब देना होगा, और यदि जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार को भी संपूर्ण जीवन का कारावास सुना दूंगा। राजा के मुख से ये बात सुनकर मंत्री हैरान रह जाता है। राजा ने पूछा, क्या हुआ मंत्री जी, आप कहां खो गए? मंत्री ने जवाब दिया, कहीं नहीं महाराज। मंत्री ने आगे कहा, ठीक है, यदि आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो फिर आपको मुझे 1 महीने की मोहलत देनी पड़ेगी। राजा ने सहमति दी, ठीक है मंत्री जी, मैं आपको पूरे 1 महीने की मोहलत देता हूं। आप जहां भी जाना चाहते हैं जाइए, जो भी करना चाहते हैं वो करिए, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। घर पहुंचकर मंत्री उदास बैठे थे। उनके बेटे अर्जुन ने पूछा, क्या बात है पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मंत्री ने कहा, अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बड़ी ही दुविधा में पड़ गया हूं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अर्जुन ने पूछा, लेकिन पिताजी क्या हुआ, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? मंत्री ने सारी बात बताई। बेटा, राजा का एक प्रश्न है जिसका जवाब मुझे देना है,
और यदि जवाब नहीं दे पाया तो राजा हम सभी को जीवन भर के लिए कारागार में डाल देंगे। अर्जुन ने पूछा, पिताजी, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब आप भी नहीं दे पा रहे हैं? मंत्री ने कहा, बेटा, राजा का सवाल है कि मछली जल में रहती है लेकिन पानी कब पीती है? यदि कोई व्यक्ति इसका जवाब दे देगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा, और यदि जवाब नहीं दे पाया तो उसे संपूर्ण जीवन के लिए कारागार में डाल दिया जाएगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन पिताजी, इस सवाल का जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। मंत्री ने कहा, वही तो मैं भी सोच रहा हूं बेटा कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, तो आखिर कोई व्यक्ति इसका जवाब कैसे दे सकता है? बेटा, मेरी मानो तो तुम कल ही ये राज्य छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। यदि राजा हमें कारागार में डाल देगा तो कम से कम तुम तो बच जाओगे, और यदि तुम भी मेरे साथ कारागार में डाले जाओगे तो मैं ये कैसे सहन कर पाऊंगा? कम से कम मुझे इस बात की तो खुशी होगी कि मेरा पुत्र बाहर सही सलामत है। अर्जुन ने विरोध किया, लेकिन पिताजी, मैं आपको अकेले छोड़कर भला कैसे जा सकता हूं? मंत्री ने कहा, नहीं पुत्र, तुम जिद ना करो। कल सुबह तुम्हें यह राज्य छोड़कर जाना है। सुबह होते ही मंत्री अपने बेटे को भेजने के लिए तैयारी कर लेता है। अर्जुन ने कहा, अच्छा ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूं। मंत्री ने कहा, बेटा, तुम ध्यान से जाना। यदि कोई तुम्हारा परिचय पूछे तो उसे सही परिचय मत देना। इतना कहकर अर्जुन वहां से निकल पड़ता है। अर्जुन चलते चलते राज्य से काफी दूर निकल जाता है तो रास्ते में उसे एक नदी दिखाई देती है। अर्जुन ने सोचा, अरे सामने तो नदी है, अब इसे पार कैसे करूं? मुझे तो यहां का रास्ता भी नहीं पता कि ये नदी कहां पर गहरी है और कहां पर गहरी नहीं है। कहीं मैं गहरे पानी में चला गया तो मैं तो डूब जाऊंगा। मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। मैं ऐसा करता हूं, यहीं पर बैठकर किसी राहगीर का इंतजार करता हूं जो इस नदी को भली भांति जानता हो। मैं उसी के साथ ही इस नदी को पार कर जाऊंगा। इतना सोचकर अर्जुन वहीं नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उधर से एक ब्राह्मण गुजर रहा था जो भिक्षा मांगकर लौट रहा था। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मुझे अधिक भिक्षा मिल गई है। इतनी भिक्षा तो मुझे कभी नहीं मिली थी। अरे ये लड़का कौन है और इस पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा है? चलो उसके पास चलकर पूछता हूं। ब्राह्मण ने पूछा, अरे बेटा, क्या बात है? आप कौन हैं और इस नदी के किनारे क्यों बैठे हैं? अर्जुन ने कहा, अरे पंडित जी, मैं एक यात्री हूं। मैं इस नदी को पार करना चाहता था, लेकिन मुझे यह पता ही नहीं है कि यह नदी कहां पर गहरी है और कहां पर गहरी नहीं है। इसीलिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति की राह देख रहा था जिसे इस नदी के बारे में अच्छी तरह से पता हो, जिसके साथ मैं इस नदी को पार कर सकूं। ब्राह्मण ने कहा, अरे बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं इस नदी को अच्छी तरह से जानता हूं। तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें भी नदी पार करवा देता हूं। इतना कहकर ब्राह्मण अपनी धोती को ऊपर उठाता है और नदी के पानी में उतर जाता है। पीछे से अर्जुन भी पानी में उतरने के लिए आगे बढ़ता है। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा बेटा, तुम अपनी धोती को ऊपर चढ़ा लो। अर्जुन ने कहा, नहीं पंडित जी, मैं ऐसे ही नदी में उतरूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर अर्जुन ऐसे ही नदी में उतर जाता है। धीरे धीरे वे दोनों ही नदी को पार कर लेते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, वैसे बेटा, तुम जा कहां रहे हो? अर्जुन ने कहा, पंडित जी, मैं शहर जा रहा हूं। मैं 100 मील दूर से चलकर आ रहा हूं। ब्राह्मण ने कहा, बेटा, तो फिर तुम्हें बहुत जोर की भूख भी लगी होगी। अर्जुन ने कहा, हां, भूख तो लगी है, लेकिन इस जंगल में खाना कहां मिलेगा? ब्राह्मण ने कहा, अरे बेटा, तुम चिंता ना करो, तुम मेरे साथ हमारे घर चलो, वहां कुछ खाना पीना भी खा लेना, फिर आराम से चले जाना। दोनों चलते चलते जल्दी ही ब्राह्मण के घर पर पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण की एक बेटी थी जिसका नाम काजल था। ब्राह्मण ने कहा, अरे बेटी, जरा इन्हें पानी पिलाओ, मैं अभी दुकान से कुछ मिठाई ले आता हूं। इतना कहकर ब्राह्मण वहां से चला जाता है। तभी काजल एक घड़े में पानी भरकर लाती है। काजल ने कहा, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अर्जुन ने कहा, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। काजल ने कहा, हाँ पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? अर्जुन ने कहा, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपका यह घड़ा कच्चा है या पक्का है?
काजल ने कहा, ये घड़ा अभी कच्चा है। अर्जुन ने कहा, यदि घड़ा अभी कच्चा है तो मैं आपके हाथ का पानी नहीं पी सकता। उन दोनों की ये बात ब्राह्मण सुन लेता है। ब्राह्मण क्रोधित होकर बोला, अरे दुष्ट, मैं तुझे मुसाफिर समझकर यहां बुलाकर ले आया और तू मेरी बेटी से ऐसी बातें कर रहा है। चल निकल यहां से। इतना सुनते ही अर्जुन वहां से उठता है और वहां से चला जाता है। काजल ने कहा, अरे पिताजी ने ये क्या किया? वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो तो बहुत बुद्धिमान लगता है। काश कि मेरा विवाह उसी व्यक्ति के साथ हो जाता तो मेरी किस्मत ही बदल जाती। फिर काजल ने कहा, अरे पिताजी, मैं बाजार से कुछ मंगवाना चाहती हूं, जरा आप बाजार को चली जाइए। ब्राह्मण ने कहा, हां बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अभी तुम्हारे लिए बाजार से ले आता हूं। काजल ने कहा, पिताजी, ये लीजिए 4, इसमें से 1 रुपया की प्यारी ले आना और 1 रुपया का प्यारा ले आना और 1 रुपया की ऐसी चीज लाना जो अंदर से सख्त हो और बाहर से नरम, और 1 रुपया की ऐसी चीज लाना जो बाहर से सख्त हो और अंदर से नरम हो। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा ठीक है बेटी, मैं अभी लेकर आता हूं। ब्राह्मण चलते चलते जल्द ही बाजार में पहुंच जाता है। दुकानदार ने बोला, आइए आइए पंडित जी, बोलिए आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, ये लीजिए 4, आप मुझे 1 रुपया की प्यारी दे दीजिए और 1 रुपया का प्यारा दे दीजिए और 1 रुपया का दीजिए जो बाहर से नरम हो और अंदर से सख्त, और 1 रुपया का दीजिए जो बाहर से सख्त हो और अंदर से नरम। दुकानदार ने कहा, अरे आप क्या कहना चाहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, मैं वही कहना चाहता हूं जो आपने सुना है। ये सामान मेरी बेटी ने मुझसे मंगाया है, मैं वही लेने आया हूं। दुकानदार ने कहा, लेकिन पंडित जी, ये प्यारा प्यारी, अंदर से सख्त, बाहर से नरम, ये सब क्या है? ये पकड़िए पंडित जी अपने पैसे, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है। ब्राह्मण पैसे लेकर दूसरी दुकान पर जाता है और उससे भी यही बात बोलता है। दुकानदार ने कहा, अरे पंडित जी, आप पागल तो नहीं हो गए? ये आप क्या बोल रहे हैं? आप स्पष्ट रूप से बताइए, आपको क्या चाहिए? इसी प्रकार ब्राह्मण पूरे बाजार को छान मारता है, लेकिन कोई भी दुकानदार उसकी बताई वस्तुओं को उसे नहीं दे पाता। तभी उधर अर्जुन आता है और देखता है। एक दुकानदार ने ब्राह्मण से कहा, अरे पंडित, तू सठिया गया है, क्या तुझे कुछ शर्म है या नहीं है? चल भाग जा यहां से, नहीं तो मैं तुझे मार मार कर नीला कर दूंगा। अर्जुन ने पूछा, अरे भाई, क्या बात है? आप इनसे इस प्रकार बात क्यों कर रहे हैं? दुकानदार ने कहा, अरे भाई, देखिए ना, ये पंडित मुझे 4 रुपए दे रहा है और मुझसे 1 रुपया की प्यारी मांग रहा है और 1 रुपया का प्यारा मांग रहा है और 1 रुपया का मांग रहा है जो अंदर से नरम हो और बाहर से सख्त, और 1 रुपया का मांग रहा है जो बाहर से सख्त हो और अंदर से नरम। अब आप ही बताइए, मैं इसे क्या दूं? अर्जुन ने कहा, अरे भाई, आप शांत हो जाइए, मैं बताता हूं इन्हें क्या चाहिए। आप इन्हें 1 रुपया का नाखूनी दे दीजिए, जिसे स्त्री अपने नाखून पर लगाती है। ये नाखूनी औरतों को बहुत प्यारी होती है। और 1 रुपया का इन्हें सिंदूर दे दीजिए, क्योंकि सिंदूर स्त्रियों का अत्यधिक प्यारा होता है। ये हो गया प्यारा प्यारी का। अब इन्हें 1 रुपया का कच्चा नारियल दे दीजिए, जो बाहर से सख्त और अंदर से नरम होता है, और 1 रुपया का इन्हें छुआरा दे दीजिए, जो बाहर से नरम और अंदर से सख्त होते हैं। दुकानदार ने कहा, अरे भाई, तो इन्हें साफ साफ बोलना चाहिए ना। दुकानदार तुरंत ही ये सारी चीजें एक थैले में डालकर ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण तुरंत ही वो थैला लेकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, अरे बेटी, आज तो मैं मरते मरते बचा। काजल ने पूछा, वो कैसे पिताजी? आप तो एकदम ठीक है। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, तुमने जो सामान मंगाया था उसी के चक्कर में मैं पिटते पिटते बचा। शुक्र है उस इंसान का जिसने मुझे बचा लिया और मैं ये सामान लेकर वापस आ सका। फिर ब्राह्मण सारी कहानी अपनी बेटी को सुनाता है। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मुझे तो लगता है वो आदमी बहुत बुद्धिमान है। काजल ने कहा, हाँ पिताजी, आपने एकदम ठीक कहा, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक बुद्धिमान इंसान है। ब्राह्मण ने कहा, लेकिन बेटी, यदि वो इतना ही बुद्धिमान है तो फिर जब मैं नदी पार करने वाला था तो मैंने अपनी धोती को ऊपर उठा लिया था, ताकि मेरी धोती भीगे ना और गंदी भी ना हो। लेकिन जब मैंने उस युवक को धोती ऊपर करने को कहा
तो उसने धोती ऊपर उठाने को मना कर दिया। वो धोती को ऊपर उठाए बिना ही नदी में घुस गया। काजल ने कहा, पिताजी, उन्होंने धोती ऊपर इसलिए नहीं उठाई क्योंकि दरिया में अनेक प्रकार के जहरीले जीव होते हैं। यदि कोई जहरीला जीव उन्हें काट लेता तो अनर्थ हो जाता। यदि ऐसे कोई जीव उनको काटने की कोशिश करता तो वो कपड़े में ही रह जाता। ब्राह्मण ने कहा, हाँ बेटी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। लेकिन बेटी, जब वो व्यक्ति यहां आया था तो वो तुमसे घड़ा कच्चा और पक्का क्यों पूछ रहा था? काजल ने कहा, पिताजी, उनके कहने का तात्पर्य यह था कि अभी तक मैं कुंवारी हूं या विवाहित हूं। जब मैंने उन्हें बता दिया कि मैं कुंवारी हूं तो उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने कहा, अरे वाह बेटी, तो इसका मतलब ये युवक बहुत ही बुद्धिमान है। लेकिन बेटी, तुम भी कम बुद्धिमान नहीं हो। अच्छा बेटी, यदि मैं तुम्हारा विवाह उसी व्यक्ति के साथ करवा दूं तो कैसा रहेगा? काजल ने कहा, पिताजी, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो भी इतने बुद्धिमान है और मैं भी, तो हम दोनों अपने जीवन के प्रत्येक सपनों को साकार कर सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, तो फिर ठीक है बेटी, मैं अभी उस युवक को बुलाकर लेकर आता हूं। ब्राह्मण जल्दी से वहीं पर जाता है जहां पर अर्जुन मिला था। लेकिन अर्जुन अब वहां से जा चुका था। ब्राह्मण ने दुकानदार से पूछा, अरे भाई, वो युवक कहां गया जिसने आपको ये सामान बताया था? दुकानदार ने कहा, पंडित जी, वो व्यक्ति तो इस ओर चला गया था। ब्राह्मण जल्दी से उसी ओर जाता है और देखता है अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ब्राह्मण ने कहा, अरे बेटा, तुम यहां पर क्यों बैठे हो? अर्जुन ने कहा, अरे पंडित जी, आपने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया था, तो क्या करूं, इस पेड़ के नीचे ही बैठ गया। ब्राह्मण ने कहा, अरे बेटा, तुम यहां मत बैठो, चलो हमारे साथ मेरे घर चलो। अर्जुन ने कहा, अरे नहीं पंडित जी, और कुछ भी कहो पर मुझे घर चलने को मत कहो। एक बार गया था तो मेरा तिरस्कार कर मुझे भगा दिया। अगर इस बार भी चला गया तो आप मुझे मार कर ही छोड़ेंगे। ब्राह्मण ने कहा, अरे नहीं पुत्र, मैं तुम्हें कोई गलत शब्द नहीं बोलूंगा। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरी बेटी ने बुलाया है। ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन समझ जाता है कि वो लड़की उसे क्यों बुला रही है। अर्जुन ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो मैं आपके साथ चलता हूं। इतना कहकर ब्राह्मण और अर्जुन दोनों वहां से चले जाते हैं। घर पहुंचकर काजल ने अर्जुन से कहा, यदि आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। अर्जुन ने कहा, हां बोलिए, आप मुझसे क्या कहना चाहती है? काजल ने कहा, मैं आपको बहुत पसंद करती हूं और आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? अर्जुन ने कहा, नहीं सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। काजल ने पूछा, लेकिन क्यों? आप मेरे साथ विवाह क्यों नहीं कर सकते? अर्जुन ने कहा, सुंदरी, मैं तुमसे विवाह कर तुम्हें रखूंगा कहां? मैं खुद बेघर हूं, इधर उधर भटक रहा हूं। मैं भला तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूं? काजल ने कहा, लेकिन आपका कोई तो घर होगा जहां आप रहते होंगे। फिर अर्जुन अपनी सारी कहानी काजल को सुनाता है। काजल ने पूछा, लेकिन ऐसा क्या सवाल है जिसका जवाब आप भी नहीं दे पाए? अर्जुन ने कहा, महाराज का सवाल यह है कि मछली जल में रहती है लेकिन पानी कब पीती है? ये सवाल सुनकर काजल भी हैरान रह जाती है। वो समझ जाती है कि जो राजा इस सवाल को पूछ रहा है वो मूर्ख है। काजल ने कहा, अरे आप इतना क्यों घबराते हैं? मैं जानती हूं उसका जवाब क्या है। काजल की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर उन दोनों का बड़े ही धूमधाम से विवाह हो जाता है। विवाह के बाद अर्जुन ने कहा, अच्छा पिताजी, अब मैं अपने राज्य वापस लौटना चाहता हूं। पता नहीं मेरे पिता किस हाल में होंगे। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, आप दोनों ध्यान से जाना। इतना सुनकर दोनों पति पत्नी वहां से निकल पड़ते हैं। दोनों चलते चलते जल्दी ही अपने राज्य में वापस लौट आते हैं। उन दोनों को देखकर मंत्री हैरान रह जाता है। मंत्री ने कहा, अरे बेटा, तुम यहां वापस क्यों आ गए और तुम्हारे साथ ये कौन है? अर्जुन ने कहा, पिताजी, ये आपकी बहू है। फिर अर्जुन अपनी सारी कहानी अपने पिता को बताता है। मंत्री ने काजल से कहा, लेकिन बेटी, इस सवाल का जवाब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर तुम इस सवाल का जवाब कैसे दे सकती हो? काजल ने कहा, पिताजी, आप चिंता ना करिए, आप राजा के पास जाइए
और उन्हें कह दीजिए कि आपके सवाल का जवाब मेरी बहू देगी। लेकिन मेरी बहू की एक शर्त है। जब राजा शर्त पूछे तो कह देना कि मेरी बहू जवाब देने से पहले एक दिन आपके पूरे महल में घूमना चाहती है। काजल की ये बात सुनकर मंत्री राज दरबार में जाता है और राजा को सारी बात बताता है। राजा ने पूछा, शर्त? लेकिन कैसी शर्त? मंत्री ने कहा, महाराज, मेरी बहू उस सवाल का जवाब देने से एक दिन पहले आपके पूरे महल में घूमना चाहती है। राजा ने कहा, चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी बहू की शर्त मंजूर है। अगले ही दिन काजल मंत्री के साथ महल पहुंचती है और मंत्री के साथ पूरे महल में घूमती है। काजल घूमते घूमते राजा के अस्तबल की तरफ पहुंच जाती है, जहां राजा के घोड़े बंधे थे। अस्तबल की देखरेख एक मोहन नाम का व्यक्ति करता था। काजल ने पूछा, पिताजी, ये व्यक्ति कौन है? मंत्री ने कहा, बेटी, ये राजा का बहुत ही वफादार नौकर मोहन है। यही अस्तबल की देखरेख करता है। काजल अस्तबल की तरफ घूम रही थी कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक आभूषण पर पड़ती है। काजल चुपचाप उस आभूषण को उठा लेती है। काजल ने पूछा, पिताजी, क्या राजा की कोई पुत्री भी है? मंत्री ने कहा, नहीं बेटी, राजा की ना तो कोई पुत्री है और ना ही कोई पुत्र है। राजा तो निसंतान है। लेकिन बेटी, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? काजल ने कहा, कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही पूछ रही थी। थोड़ी देर बाद मंत्री अपनी बहू के साथ राज दरबार में पहुंचे। तब राजा ने पूछा, बोलिए मंत्री जी, आपकी बहू ने मेरा पूरा राजमहल देख लिया? फिर काजल बोली, हाँ महाराज, मैंने आपका सारा राजमहल देख लिया है। राजा ने कहा, तो बताओ फिर मेरे सवाल का जवाब कब दोगी? काजल ने कहा, महाराज, मैं इस सवाल का जवाब कल दूंगी। कल तक आपको जिस जिस को इस सवाल का जवाब सुनना है उसे बुला लीजिए। उधर मोहन ने महारानी से कहा, महारानी जी, मैंने सुना है महाराज के सवाल का जवाब मंत्री की बहू देगी। महारानी बोली, अरे आप ही ना कहा उस मूर्ख राजा के मूर्ख सवालों को बताकर इतनी सुनहरी रात को बर्बाद कर रहे हो। तुम मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? महारानी उस नौकर मोहन से प्रेम करती थी, इसलिए मोहन उसका प्रेमी था। सुबह होते ही राज दरबार में सभी लोग जमा हो जाते हैं। काजल भी अपने पति अर्जुन और अपने ससुर के साथ राज्यसभा में उपस्थित होती है। काजल ने पूछा, महाराज, क्या राज्यसभा में सभी लोग आ चुके हैं? राजा ने कहा, हाँ, राज्यसभा में सभी लोग आ चुके हैं। काजल ने पूछा, लेकिन महाराज, महारानी तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। मंत्री ने भी कहा, हाँ महाराज, महारानी जी को भी बुला लीजिए, वो भी इस सवाल का जवाब सुन लेंगी। राजा ने कहा, हाँ, बात तो ठीक है। अरे सैनिकों, जाओ और जाकर महारानी को कह दो कि महाराज उन्हें राजदरबार में बुला रहे हैं। सैनिकों ने जाकर रानी से कहा, महारानी जी, आपको महाराज बुला रहे हैं, आप भी चलकर उस सवाल का जवाब सुन लीजिए। महारानी बोली, अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आती हूं। इसके बाद महारानी ने दासी से कहा, अरे दासी, तुम जाओ और मोहन को बुलाकर ले आओ। दासी तुरंत जाती है और मोहन को बुलाकर ले आती है। महारानी ने कहा, दासी, अब तुम जा सकती हो। इतना सुनकर दासी वहां से चली जाती है। मोहन ने महारानी से कहा, क्या बात है महारानी जी, आपने हमें क्यों बुलाया है? महारानी ने कहा, अरे सुनो ना, महाराज मुझे राज दरबार में बुला रहे हैं। मोहन ने कहा, तो महारानी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप चली जाइए। महारानी ने कहा, लेकिन मोहन, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम ऐसा करो, मेरी साड़ी और गहने पहन लो और लंबा सा घूंघट कर लो और राजा के पास बस चुपचाप जाकर बैठ जाना। मोहन ने कहा, लेकिन महारानी जी, मैं कैसे बैठ पाऊंगा वहां पर? महारानी ने कहा, अरे आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें वहां पर जाकर बैठ जाना है और उस सवाल का जवाब सुनकर वापस लौट आना है। मजबूरन मोहन को साड़ी पहनना पड़ता है। साड़ी पहनकर लंबा सा घूंघट मारकर वो दरबार में पहुंच जाता है और राजा के बगल में जाकर बैठ जाता है। काजल ने सोचा, अरे ये क्या, महारानी जी इतना लंबा घूंघट क्यों लेकर बैठी है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? काजल ने पूछा, महाराज, महारानी जी तो आ गई है, अब और तो कोई नहीं बचा है ना? राजा ने कहा, नहीं, अब कोई भी शेष नहीं है, चलो अब सवाल का जवाब बताओ।
काजल ने कहा, महाराज, अभी भी एक आदमी शेष है जिसका नाम मोहन है। राजा ने कहा, अरे हां, मैं तो मोहन को भूल ही गया। अरे सैनिकों, तुम जल्दी से जाओ और मोहन को भी बुला कर लाओ। सैनिक तुरंत ही जाकर देखते हैं तो अस्तबल में कोई भी नहीं होता। सैनिकों ने कहा, महाराज, मोहन तो अस्तबल में नहीं है। मुझे लगता है मोहन घोड़ों के लिए घास लेने गया होगा। राजा ने कहा, अच्छा, कोई बात नहीं। यदि वो नहीं है तो कोई बात नहीं। काजल ने कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। राजा ने कहा, हां, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती है। काजल ने कहा, महाराज, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूं कि आप इस राज्य के राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा है। इस नाते से आप हम सबसे बड़े हैं और यहां पर आप ही सबसे बड़े हैं। आपकी ये सारी प्रजा आपके बच्चों के समान है और आप इस प्रजा के पिता हैं। राजा ने कहा, हाँ काजल, आप एकदम ठीक कह रही है। ये मेरी प्रजा मेरे बच्चों के समान ही है। काजल ने कहा, महाराज, यदि ये प्रजा आपके बच्चों के समान है तो महारानी जी का ये घूंघट किस लिए? महारानी जी से कहिए कि अपना घूंघट उतार दें। यहां पर तो उनके सभी बच्चे हैं। राजा ने कहा, अरे हां, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी महारानी जी का घूंघट उतरवा देता हूं। महारानी जी, आप घूंघट किस लिए किए हैं? यहां पर तो सभी आपके बच्चे हैं। चलो अपना घूंघट उतार दो। राजा के कई बार बोलने पर जब घूंघट नहीं उतरा तो राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने कहा, अरे महारानी, तुम मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अब तो तुम्हारा घूंघट मुझे ही खोलना पड़ेगा। इतना कहकर राजा घूंघट उठा देते हैं तो सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा का मुख तो खुला का खुला ही रह जाता है। काजल ने कहा, महाराज, क्या अब भी आपको अपने सवाल का जवाब जानना है? जब आप अपने ही घर में रहकर अपनी पत्नी के बारे में नहीं जान पाए कि आपकी पत्नी कब और कहां पानी पीती है, तो भला कोई व्यक्ति इस मछली के बारे में कैसे बता सकता है कि वो पानी कब पीती है? राजा ने कहा, मंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ही गलत था जो आपसे ऐसे बेतुके सवाल पूछ रहा था। सैनिकों, हमने जिस जिस को भी बंदी बनाया है उन सभी को आजाद कर दो और इस मोहन के साथ साथ महारानी को भी फांसी पर चढ़ा दो। इसके बाद राजा ने अपना आधा राज्य अर्जुन और उसकी पत्नी को दे दिया, जिसके बाद अर्जुन और उसका परिवार खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।